आफ्टरनून। आज हम ईडीडी सेकेंड का सेकेंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, जिसको हम बोलते हैं आकलन एवं मूल्यांकन के सिद्धांत। इसका पहला टॉपिक है पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, आकलन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हम चूंकि देख रहे हैं एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको अपने घरों की वायरिंग करना हो, या मोटर की वायरिंग करना हो, या सब स्टेशन की वायरिंग करना हो, तो उन सब चीज़ों को करने से पहले हम उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। उसमें क्या क्या वस्तु लगेगी, मीन सामग्री, जिसको आप मटेरियल बोलते हो, जैसे बल्ब, फैन, लाइट, ये सब हुए। और उसके बाद उसको लगाने वाले लेबर वगैरह, उनके रेट क्या होगा, उनका बजट क्या आएगा, वो सब तैयार करते हैं। इन सब को मिला के जो चीज़ हम तैयार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। उसके लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। पहला है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे जो प्रोजेक्ट आपका मिला है उसका हम क्या तैयार करेंगे, लेआउट या ब्लूप्रिंट उसको बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 4 कमरों की वायरिंग करनी है, तो सबसे पहले हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ये 4 कमरे हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रोजेक्ट में लगने वाली सामग्री। इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन सा मटेरियल मिलेगा, उसका स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी और रेट। मतलब जैसे अब 4 कमरे हैं, तो इसमें मान लीजिए इस कमरे में एक बल्ब और एक फैन लगेगा। सॉरी, यहाँ पे एक फैन और यहाँ एक बल्ब, एक फैन एक बल्ब, यहाँ भी एक फैन एक बल्ब। मान लीजिए ये किचन है तो सिर्फ एक फैन और यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह लगा देंगे। तो इस तरीके से आपके सबसे पहले हमने इसका ब्लूप्रिंट लगाया। अब इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी उसका हमने चयन किया। फैन चाहिए, आपको घरों में वायरिंग करनी है तो हवा के लिए फैन चाहिए, प्रकाश के लिए आपको क्या चाहिए, बल्ब चाहिए होगा। तो इनको हमने सामग्री देख ली। अब ये सामग्री का स्पेसिफिकेशन, ये क्या होता है, जैसे अगर फैन आप लेते हो तो डायरेक्ट शॉप पे जाके फैन नहीं बोलोगे, कितने वाट का आपको फैन चाहिए, कितने एम्पियर का चाहिए और किस वोल्टेज पे वर्क करेगा, उसका स्पेसिफिकेशन। यानी फैन के लिए आपको क्या क्या बताना होगा, वाटेज बताना होगा, वोल्टेज बताना होगा, सॉरी 250 वोल्ट या अब 230 वोल्ट हो गया है, और 5 एम्पियर पे, और साथ ही किस कंपनी ने इसको निर्मित किया है, किस कंपनी का आपको फैन चाहिए, वो आपको बताना होगा। अब इसके बाद क्वांटिटी, यहाँ पे आप सीधे देख रहे हो 3 फैन, 4 बल्ब और 1 एग्जॉस्ट। तो क्वांटिटी आपको बतानी होगी कि टोटल 4 कमरे में कितने बल्ब होंगे और कितने फैन होंगे, और इनका एक बल्ब और एक फैन का रेट क्या होगा, पर फैन या पर मटेरियल रेट पता करना होगा। तीसरा क्या है आपका, प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत। जो भी प्रोजेक्ट हम लेंगे इसी तरीके से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एक अनुमानतः लागत निकालेंगे कि हमारे इस प्रोजेक्ट में इतना बजट खर्च होगा या इतने रुपयों में हमारा ये वायरिंग बन के तैयार होगा। इसके बाद सामग्री का मूल्य। अब अभी हमने बताया कि पर मटेरियल रेट हम पता करेंगे। तो अगर 3 पंखों का रेट 200 है तो आपका, सॉरी, एक पंखे का रेट 200 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसी तरीके से बल्ब का और सबका जोड़ के सामग्री का टोटल मूल्य लगाओगे, निकाल लोगे। इसके बाद श्रम एवं अन्य श्रम मूल्य, यानी लेबर कास्ट इसको बोलते हैं। लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी वर्क, जो ये पॉइंट्स आप लगवा रहे हो या फैन या वायरिंग करा रहे हो, खुद करोगे नहीं, किसी न किसी लेबर का यूज करोगे, तो उस लेबर की रेट क्या होगा, उस लेबर को कितना आपको पैसे देना है, उसका मूल्य। और अन्य व्यय, अन्य व्यय में आपका एक आएगा आकस्मिक व्यय हो जाएगा या ऊपरी प्रभार, जो आप नीचे देखोगे। तो ये तो हुआ आपका पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। अब अगला टॉपिक है आपका आकलन एवं मूल्यांकन के अनिवार्य तत्व। सबसे पहला क्या है, इंस्टॉलेशन मेथड एंड देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन।
इंस्टॉलेशन मेथड क्या है कि जब भी हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के कई सारे मेथड हैं। पहली वायरिंग क्या होती है कि जैसे आप मान लीजिए ये वाल है, तो इस दीवार के ऊपर जो वायरिंग की जाएगी उसको हम बोलते हैं सतह के ऊपर से ले जाने वाली वायरिंग। अगर इस दीवार के अंदर से अगर हम वायरिंग करते हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर लगती है, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस घर में वायरिंग की गई है या नहीं, सिर्फ आपके लोड दिखेंगे जैसे फैन और लाइट दिखते हैं, तो वो सतह के अंदर से होने वाली वायरिंग। इन सबों का आपको सिंबल पहले ही ईडीडी फर्स्ट में आप पढ़ चुके होंगे। इसके अलावा मेथड में क्या है, कंड्यूट वायरिंग, बैटन वायरिंग या पीवीसी वायर पाइप की वायरिंग जो होती है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इंस्टॉलेशन मेथड एंड देयर एप्लीकेशन। इंस्टॉलेशन मेथड कौन कौन से हैं, स्थापन की विधियां कौन कौन सी हैं और उनका विशेष प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। अगला है इंस्टॉलेशन मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन। यही चीज जो हम इंस्टॉलेशन के लिए यूज कर रहे हैं मटेरियल, जैसे फैन, लाइट, अगर पावर वायरिंग कर रहे हो तो मोटर, तो उनका स्पेसिफिक आपका स्पेसिफिक चीज़ें क्या है, जैसे किस तरीके से उन्हें आप खरीदोगे। तो इंस्टॉलेशन मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन मटेरियल दोनों एक ही में है। आप ऐसे समझो कि स्पेसिफिकेशन के साथ जो हम मटेरियल देखेंगे और उनका यूज़ कहाँ पे है, लाइट के लिए प्रकाश चाहिए तो बल्ब, हवा चाहिए तो फैन, अगर ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो रेफ्रिजरेटर या एसी चाहिए आपके घरों में। इसके बाद है आपका मार्केट कास्ट ऑफ मटेरियल। अब आप मटेरियल की सारी चीज़ें आपको पता चल गई तो डायरेक्ट आप जाके किसी भी शॉप से मटेरियल उठा नहीं लाओगे, उसका पहले मार्केट सर्वे करोगे, मार्केट में जाके उसको देखोगे कि हाँ किस बल्ब का कितनी रेटिंग है, मीन्स किस निर्माता द्वारा निर्मित बल्ब या फैन की रेटिंग मार्केट में क्या है, और हम उसी को प्रीफर करते हैं जिसकी क्वालिटी भी बेटर हो और उसका प्राइस कम हो। तो हमारा सबसे पहला एम क्या होता है कि हमें मटेरियल बेस्ट चाहिए, बट प्राइस क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इन मटेरियल का मार्केट कास्ट क्या है या मार्केट वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है। इसके बाद अगला आता है नॉलेज ऑफ परचेज सिस्टम। अब आपको ये चीज मार्केट में जब पता करोगे तो वो किस तरीके से पता करोगे, ऐसे घूम घूम के तो पता नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा नॉलेज ऑफ परचेज सिस्टम, जो आगे बताएंगे, जिसमें आपका टेंडर होगा, कोटेशन होगा, इन सब के थ्रू हम पता करते हैं कि किसी भी सामग्री की कंपनियों द्वारा क्या क्या मूल्य होते हैं। अगला है नॉलेज ऑफ लेबर एंड इट्स मार्केट रेट। अभी बताया कि इन सब पॉइंट को लगाने के लिए आप खुद नहीं लगाओगे, किसी न किसी लेबर या श्रमिक का यूज करोगे। और श्रमिक भी 3 तरह के होते हैं, अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक और कुशल श्रमिक। उनके अलग अलग रेट होते हैं, यानी उनको जो हम पैसे देते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं। तो हमें पता करना होगा कि किस मार्केट में उनका मूल्य क्या है। तो नॉलेज ऑफ लेबर एंड इट्स मार्केट रेट। अगला है आकस्मिक व्यय। ये क्या है, आपका अचानक कोई मटेरियल आपने खरीद के लाया, बहुत सारे मटेरियल लाओगे, अचानक से कुछ मटेरियल में फॉल्ट आ गया या वो मटेरियल टूट गए, तो अब ये अचानक आपके लिए एक मुश्किल आ गई, या एक तरह से आपका रेट जो होगा, जो कॉस्ट आपने निकाला होगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो पहले से ही इस अनुमानित लागत में हम क्या करते हैं, आकस्मिक व्यय को ऐड करते हैं, जो 3 से 5% होता है। नोट कर लीजिए। एस्टिमेटिंग और कास्टिंग का अगला तत्व है ओवरहेड चार्जेस, या इसको ऊपरी प्रभार कहते हैं। ये क्या होता है कि ये 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट लेबर और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। ये किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ दिखाई देता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी की जाती हैं। जैसे जो
अधिकारी वगैरह देखने आते हैं कि क्या आपका टेक्निकल वर्क सही से चल रहा है या नहीं, उसको हम डायरेक्ट ना दिखा के इनडायरेक्ट में दिखाते हैं। तो जो ऊपरी प्रभार होता है या ओवरहेड चार्ज होता है वो श्रमिक लागत पर 10% से 15% लेते हैं या लगभग 11% लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो आपका ओवरहेड चार्जेस हैं उनके अंतर्गत आपके दो चीज़ें आती हैं। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त बिजली व पानी का व्यय, जो आप यूज़ कर रहे हो, जो भी वायरिंग करोगे तो उसमें बिजली पानी की खपत होगी। उसके साथ साथ जो मशीनरी या उपकरण या जिस भवन पे कार्य कर रहे हो उसका डिप्रिसिएशन चार्ज लगेगा, जिसको हम भवन कर कहते हैं। ये पहला हो गया। प्रत्यक्ष श्रम के अतिरिक्त ओवरहेड में क्या क्या ऐड होगा, वो है बिजली व पानी का व्यय, मशीन उपकरणों आदि का डिप्रिसिएशन या घिसाव या क्षय कह सकते हो। इसके बाद दूसरा है प्रशासनिक व्यय। प्रशासनिक व्यय श्रमिकों के अतिरिक्त, जो श्रमिक प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं उनके अतिरिक्त अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन तथा प्रतिनिधियों के स्वागतार्थ के लिए व्यय किया जाने वाला पैसा या जो भी रुपए हैं, मीन्स ये आएंगे देखने, सर्वे करने, एक तरह से आप कह सकते हो सुपरविजन करने आएंगे। तो उनके स्वागत के लिए जो बजट होगा वो भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं। अगला तत्व जो है वो आपका क्या है, निरीक्षण प्रभार या सुपरविजन चार्ज। ये सुपरविजन चार्ज 10 से 15 होता है। जो अधिकारी होते हैं, जो टेक्निकल रूप से होते हैं, जैसे जेईई हुए, वो जो आके आपका निरीक्षण करते हैं कि क्या आप प्रॉपरली अपना वर्क कर रहे हो, जितने पावर है, जितने का कनेक्शन आपने ले रखा है प्रॉपर उतने ही कनेक्शन की हर चीज़ें इंस्टॉल की जा रही हैं, या पॉइंट्स जो हैं वो सही जगह पे लगे हैं, बोर्ड सही जगह पे लगे हैं या नहीं लगे हैं। उसके लिए जो सुपरविजन चार्ज लगता है वो 10 से 15% लगता है, क्योंकि यही चार्ज जो होता है इन अधिकारियों को वेतन वगैरह देने में यूज होता है। इसके बाद आपका लास्ट है उत्पादन लागत, लाभ व कुल मूल्य, प्रोडक्शन कास्ट, प्रॉफिट एंड टोटल कास्ट। ऊपर जितनी चीजें हमने बताया उन सबको जोड़ने के बाद जो टोटल मूल्य आएगा, मान लीजिए जो भी आ गया, हम मान लेते हैं एक्स वैल्यू आ गई, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन। अब कोई भी कार्य इंसान करता है तो प्रॉफिट के लिए ही करता है। तो अब इस प्रोडक्शन का जो परसेंटेज हम निकालेंगे 20 से 25%, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और उसको ऐड करने पे आपका क्या आ जाएगा, टोटल कास्ट आ जाएगा। अगला टॉपिक है बाजार सर्वेक्षण या मार्केट सर्वे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो लिस्ट बनेगी या जो बजट बनेगा वो सामग्री पे ही डिपेंड होगा। कितनी सामग्री लग रही है और कितने मूल्य का, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसको खरीदने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बाजार सर्वेक्षण या मार्केट सर्वे। इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या पता करेंगे मार्केट में कि कौन सी चीज़ किस उत्पादक द्वारा बनाया जा रहा है, जो हमें चाहिए वो किन किन उत्पादकों यानी किन किन कंपनियों द्वारा निर्मित हो रहा है। दूसरा, कौन कौन सी कंपनी किस किस मूल्य पे उस उत्पादक को दे रही है या उनका मूल्य क्या है। तीसरा, कौन सी सामग्री कहाँ और किस मूल्य पर उपलब्ध है, क्योंकि हमें स्थान का भी पता करना होगा, क्योंकि इकोनॉमी के लिए ये ज़्यादा जरूरी है। लास्ट क्या है, कहाँ से सामग्री की खरीद मितव्ययी होगी या इकोनॉमिकल होगी। मतलब जैसे अभी हमने कहा कि सामग्री कहाँ और किस मूल्य पे है। मान लीजिए कोई सामग्री सस्ती है बट उसको लाने के लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, तो आने और जाने में हमें क्या यातायात में हमारा क्या होगा, ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो ये मितव्ययी नहीं होगी। उससे बेटर ये है कि पास में से ही हम थोड़ी सी महंगी चीज़ ले लें, तो यातायात में जो खर्च होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और हमारे लिए वो क्या होगी, मितव्ययी साबित होगी। ठीक है। अगला क्या है, बाजार मूल्य जानने के तरीके। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा विशिष्ट उत्पादन किस उत्पादक द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब मान लीजिए कोई कई सारी कंपनियां हैं, फिलिप्स है या जो भी आपकी बजाज की है, तो ये सब कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बना रही हैं उसको हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला काम तो हम मार्केट में घूम के देखें, मार्केट में हर शॉप पे घूम के ये पता करें कि किस जगह पे कौन कौन सी सामग्री हमको मिल रही है। दूसरा क्या है? कोटेशन द्वारा, बाई कोटेशन। कोटेशन क्या है आगे हम बताएंगे। कोटेशन एक तरह का फॉर्मेट समझिए जिसपे हम क्या करते हैं कि जो जो सामग्री चाहिए होती है उसकी लिस्ट बना के एक लेटर टाइप में लिख के हम विभिन्न कंपनियों को भेज देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि जो जो उनके पास सामग्री होगी उसका वो पुनः हमें विवरण देंगे और किन मूल्य पर होगी उसको उसके बारे में भी हमें देंगे। इसके बाद क्या है? कैटेलॉग। कैटेलॉग सबको पता है कि एक कैटेलॉग उठा के लाइए, कौन सी सामग्री कितने रुपए में है और कहाँ से मिल रही है वो सारी चीज़ें, और किस कंपनी का है वो आपको मिल जाएगा। फोर्थ क्या है? उत्पादकों की मूल्य सूची मंगाकर उससे सामग्री का मूल्य जानना। जो कंपनी डायरेक्ट आप कंपनी से क्या करो कि जितनी चीजें उनके यहाँ बन रही हैं उनका एक सूची मंगा लो और उससे सामग्री का मूल्य पता कर लो। अगली टॉपिक है सूची मूल्य व शुद्ध मूल्य। लिस्ट प्राइस एंड नेट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होगी? जो सूची बना के मिलेगी किसी कंपनी द्वारा, या आप जो मूल्य ले रहे हैं किसी सामग्री का, जैसे बल्ब का अगर 200 है एक एलईडी का मूल्य, तो वो आपका सूची मूल्य होगा या लिस्ट प्राइस होगा। लेकिन नेट प्राइस जो होगा उस बल्ब के मूल्य के साथ साथ उसका प्रोडक्शन कास्ट यानी कर, एक तरह से समझिए उसको बनाने में जितना चार्ज लगा होगा उसका परसेंटेज चार्ज, उसको लाने में जो चार्ज लगा होगा उन सबको ऐड करके, या इसके अतिरिक्त राज्य कर होता है या केंद्रीय कर होता है, उन सबको जोड़ने के बाद जो आपके पास प्राइस आएगी वो नेट प्राइस होगी या शुद्ध मूल्य उसको बोलोगे। अगला है सामग्री की सूची बनाना। आपको अक्सर इसी टाइप से सामग्री की सूची मिलेगी। सबसे पहले क्रम संख्या होगा कि कितने आइटम हैं या कितने आपके सामग्री है मटेरियल। नंबर 1 पे मान लीजिए बल्ब हो गया, 2 पे फैन हो गया, तो इनका नाम लिखेंगे विथ स्पेसिफिकेशन। मतलब कि मान लीजिए एक बल्ब ही है 5 एम्पियर 250 वोल्ट 100 वाट, तो ये इसका स्पेसिफिकेशन हो गया। मात्रा कितनी? 5 हमको लेनी है। यूनिट किस में होगा? एम्पियर। ठीक है। या यूनिट बल्ब है तो यूनिट इसका नहीं रहेगा। अगर कोई चीज होता जैसे वायर होता तो कितने केजी आप ले रहे हो वो लिख देते टिप्पणी में। जैसे अगर मान लीजिए वायर वगैरह हैं तो उनका 10 से 20% या 5 से 10% हम क्या लेते हैं? एक्स्ट्रा लेते हैं, अतिरिक्त लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतिरिक्त। ये आपकी टिप्पणी में हो जाएगी। जो चीजें होंगी रिमार्क में आप लिख लीजिएगा। अगला है श्रम मूल्य या लेबर कॉस्ट। यह प्रत्यक्ष श्रम होता है या डायरेक्ट लेबर होता है। इसमें आपको जो लेबर कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला, कार्य अवधि, जो भी श्रमिक हैं वो कितने घंटों तक काम कर रहे हैं या परिमाण कितना वो वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको उनकी कॉस्टिंग कर सकते हैं या उनका जो मूल्य होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा क्या है? कार्य इकाई। कार्य इकाई क्या होती है कि जैसे एक बल्ब को लगाने में वो कितना पैसे लेंगे, किसी एक वायर को फिट करने के लिए वो कितने पैसे लेंगे, ये होता है कार्य इकाई। यानी पर यूनिट पे वो कितने पैसे लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। अगला है सामग्री के मूल्य के प्रतिशत के आधार पर। ये जो सामग्री आपका है टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जितनी सामग्री आप यूज कर रहे हो टोटल जितना आ जाएगा प्राइस, मान लीजिए x आ गया, उसका उस मूल्य का हम कितना निकालेंगे? 15 से 25% तक निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 20% लेते हैं तो इसका हम 20% निकालेंगे। उसको रख के हम क्या निकाल सकते हैं? लेबर कॉस्ट।
लिए थे कि जो तत्व थे एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग में, उसमें नॉलेज ऑफ परचेज सिस्टम आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या है कि क्रय प्रणाली के 4 निम्नलिखित चरण हैं, जिनमें से 4 हैं मोस्ट। ये पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। फर्स्ट चरण, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहले में क्या होगा कि मांग निर्धारण। मांग निर्धारण मीन्स हमें जो जो सामग्री चाहिए उसको हमें मंगाना होगा। उसके लिए हम एक लेटर तैयार करेंगे या जिसको प्रपत्र कहते हैं। तो मांग निर्धारण में सबसे पहले एक संख्या डालनी होगी कि किस संख्या का हमें मंगाना है, उस संख्या नंबर, फिर किस किस फॉर्म से मंगाना है, यानी किस किस कंपनी से मंगाना है, उन कंपनियों का नाम और कुछ शर्तें कि हमारा जो ये मांग निर्धारण है ये इस डेट तक हमें मिल जाना चाहिए, और भी चीज़ें। इसके अलावा मूल्य आमंत्रण। मूल्य आमंत्रण का मतलब उस कंपनी द्वारा हम उन सामग्रियों का मूल्य मंगाएंगे या उनका रेट मंगाएंगे कि कौन सी वस्तु किस रेट पे मिल रही है। तो जैसे मान लीजिए कि एलईडी 10 वाट की एलईडी अलग अलग कंपनियों से अलग अलग रेट की मिल रही है। एक कंपनी इसका मूल्य एक्स रख रहा है, यानी 10 वाट है, तो इसका मान लीजिए किसी ने 100 दिया है, किसी ने 150 दिया, कोई 90 दे दिया। सेम क्वालिटी की है और इस रेट की है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे? 90 को प्रीफर करेंगे। अब ये मूल्य आमंत्रण 4 प्रोसेस में आप कर सकते हैं। पहला, कैटेलॉग मंगा के उन कंपनियों से, विभिन्न कंपनियों से आप कैटेलॉग मंगाइए और उससे आप पता कर सकते हो कि किस वस्तु का कितना मूल्य है। दूसरा क्या है? छपी मूल्य सूची। आप वही चीज है, एक तरह से कैटेलॉग है, या कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने सामग्रियों का मूल्य जो होता है एक सूची बना के अलग अलग पेपरों में या किसी चीजों में क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। कोटेशन, प्रपत्र और निविदा। निविदा क्या है? कोटेशन का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें कंपनियां, हर कंपनी क्या करती है कि अपना एक फॉर्मेट बनाती है, या जिसको बोल सकते हो आप प्रपत्र बनाती है, और उसमें अपने सामग्री का मूल्य सहित एक सूची बना के उसको पेपर में, गैजेट में या किसी भी चीज में ये क्या कर देती है, प्रकाशित कर देती है। और इसका लास्ट डे यानी एक डेट निर्धारित कर देती है कि इतने डेट तक ये कोटेशन और टेंडर मान्य होगा, उतने दिन तक के लिए ही वो मान्य होगा। उसके बाद से उस कोटेशन या टेंडर का कोई मतलब नहीं रहेगा। थर्ड, अब ये तो था कि हम मूल्य आमंत्रण किन किन सिस्टम से पता कर सकते हैं, तो कैटेलॉग, छपी हुई मूल्य सूची, कोटेशन और निविदा द्वारा। इसके बाद अब तीसरा चरण क्या होगा? तुलनात्मक विवरण। जब कई कंपनियों का हमारे पास क्या आ जाएगा, मूल्य आमंत्रण, हमने मूल्य मंगाया, आमंत्रित किया, तो कई कंपनियों ने जो मूल्य लिस्ट भेजी या जो मूल्यों की सूची भेजी सामग्री के साथ, उन सभी कंपनियों का हम क्या करेंगे, तुलनात्मक विवरण करेंगे, तुलनात्मक कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी कंपनी का मटेरियल भी बेस्ट है और सबसे कम से कम दाम का है, उसे हम क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे और उसको रेड पेन से सर्कल कर देंगे और एक अधिकारी को भेजेंगे जो क्या करेगा, उनमें से जो बेस्ट होगा उसको पुनः रेड पेन से सर्कल कर देगा। उसके बाद लास्ट और चौथा चरण होता है आपका क्रय आदेश या परचेज ऑर्डर। इसके बाद ये सारे प्रोसेस होने के बाद अधिकारी क्या कर देते हैं, आदेश दे देते हैं कि हाँ, आप इन सामग्रियों को इस कंपनी से परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आवश्यक सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन। तो हमें इसके लिए एक टेबल हम बनाएंगे। टेबल में क्रम संख्या, सामग्री का नाम एवं विवरण, पूरे विवरण के साथ किसी भी सामग्री का नाम लिखना होता है। आवश्यक मात्रा, इसमें एक कॉलम मात्रा के लिए होगा और एक इकाई, यूनिट जिसको हम बोलेंगे। संख्या में ये सब चीजें जो होंगी, स्विच हुआ, फ्यूज हुआ या लाइट, फैन, ये सब जो होंगी वो संख्या में लिखी जाएंगी। अगर वायर है तो वो मीटर या किलोमीटर में लिखा जाएगा। इसके बाद दर पर आइटम, पर संख्या, जो सामग्री है वो कितने में मिल रहा है, रुपीज और पैसे में।
और इनका टोटल मूल्य जितनी होगी, अगर यही 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते मूल्य टोटल कितना होगा रुपीस और पैसे में। टिप्पणी इसमें चूंकि ये फ्यूज किसके लिए यूज हो रहा है, प्रकाश पंखा परिवर्त हेतु, तो हमने वहां पे लिख दिया। अगर यही फ्यूज हमको किसके लिए यूज करना होता, पावर के लिए, तो हम यहाँ लिखते पावर सर्किट हेतु। अब इसके बाद क्या है आपका कि इन सब ऐसे ही 2 3 4 करके जितनी चीजें आपके इंस्टॉलेशन में यूज हुई हैं उन सबको लिखेंगे। लास्ट में टोटल मूल्य निकालेंगे, जितनी सामग्री है उनका योग निकालेंगे, जो आएगा ये मूल्य हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐड किया और ये कितना आया, x आया। नेक्स्ट टॉपिक है लागत का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। ये दोनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको हर जगह मिलेगा। जिस अगले जो भी टॉपिक पढ़ेंगे अर्थिंग को छोड़ के जितने चैप्टर पढ़ेंगे, इंटरनल एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, पावर एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, उस सब में सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, आवश्यक सामग्री का सूची, जो पहले मैंने बता दिया कैसे बनेगी। इसके बाद उसे बनाने के बाद जो टोटल मूल्य आएगा, ये मेन आपका क्या है, कैलकुलेशन करने का मेन पोर्शन यही है। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट का मेन टॉपिक ये है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जो हमने लिस्ट तैयार किया था आवश्यक सामग्री का, हमने बताया मान लीजिए कि टोटल कॉस्ट x आई थी, तो सबसे पहले सामग्री का कुल मूल्य हम कितना लेंगे, x रुपीस। उसके बाद प्रत्यक्ष श्रम मूल्य कितना, इस टोटल पॉइंट पे कितना श्रम मूल्य मिल रहा है, मान लीजिए ये y है। अब आकस्मिक व्यय जो होगा इन दोनों के योग पे, यानी x प्लस वाई का 5% होगा, ठीक है। जो आएगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे, ये मान लीजिए z आ गया। अब ऊपरी व्यय जो होगा, ऊपरी व्यय जैसे कोई निरीक्षक के लिए आया, उनके लिए जो व्यय होगा सिर्फ 1 और 2 का, जो टोटल कॉस्ट आपने किसका निकाला है, सामग्री का x और y, इन दोनों के को जोड़ने पे x प्लस वाई का जो होगा 11% होगा। ये आपका मान लीजिए W आ गया। अब लास्ट जो होगा निरीक्षण प्रभार, ये जो होगा 1 से लेकर 4 तक के योग का, 1 से लेकर पहले क्या है, x है प्लस y है प्लस अब ये क्या है, z हमको मिला था प्लस w, इन चारों पे 11%। कितना लेंगे, सॉरी 10%, 11 नहीं है, इन चारों का हम 10% लेंगे। अब इन्हें ऐड करने पे जो हमको मिलेगा, मान लीजिए हमें कैपिटल A मिला, तो कैपिटल A का हम 20% निकालेंगे, कैपिटल A का 20%, जितना आएगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा कैपिटल B। अब इन सभी को जोड़ने पे जो आएगा वही हमारा क्या होगा, टोटल कॉस्ट। तो इतनी चीजें करनी है। सबसे पहले हमें सामग्री का मूल्य लेना है, सामग्री के मूल्य के बाद प्रत्यक्ष श्रम मूल्य रखना है, इन दोनों का आकस्मिक व्यय 5% होगा, फिर इन्हीं दोनों को ऐड करके हमको क्या निकालना होगा, 11% ऊपरी व्यय होगा, और इन चारों को ऐड करके पहले दूसरे तीसरे चौथे सबका जो भी वैल्यू आया होगा उन सबों को ऐड करके हम कितना निकालेंगे, 10%। वो आपका क्या आ जाएगा, सभी को ऐड कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका कुल लागत। अब कुल लागत का 20% आप निकालोगे तो टोटल मूल्य जो हमें चाहिए कि इतने में हमारा एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग होगा, या जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो इतने में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वैद्युत मूल दर अनुसूची एंड उपयोग, इलेक्ट्रिक शेड्यूल ऑफ रूल, या इसको ESR एंड इट्स यूज। तो ये एक तरह से ऐसी अनुसूची है जिसमें आपके हर चीजों का रेट मिलेगा, जो इलेक्ट्रिकल शेड्यूल द्वारा दी गई होगी। एक टर्म आता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, IER,
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इसके द्वारा ये लिस्ट तैयार की जाती है। इस लिस्ट का क्या मेन मकसद है, यही है कि जो जो चीज़ें आपकी यूज़ होंगी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन में, जैसे वायरिंग पॉइंट ऑन बैटन विथ पीवीसी इंसुलेटेड एंड TRS केबल, ये जो यूज़ किया जाएगा हर चीज़ के लिए, चाहे वायरिंग पॉइंट हो या फिर आपका पावर वायरिंग हो, जिस चीज़ के लिए भी यूज होगा सबके लिए ये कितने रुपए की मिलेगी, 95 की। और इसको लगाने के लिए जो लेबर रेट होगा वो कितना होगा, 18 का। ऐसे ही कई सारी चीज़ें होंगी। ये क्या है, शेड्यूल किया गया है, मीन्स नंबर, आइटम नंबर 101 पे वायरिंग है आपका, 102 पे 101 पे कोई चीज़ था यहाँ पे, 102 पे आपका वायरिंग है, 106 पे इसी तरीके से रहेगा और इनके रेट यहाँ पे दिए गए होंगे। अब इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो ये निम्न कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे वायरिंग पॉइंट के लिए, बल्ब के लिए कितना आपका लेबर चार्ज होगा या बल्ब आपकी कितनी रेंज की आएगी, उन सब चीज़ों के लिए, स्विच बोर्ड के लिए, सब मेंस के लिए, स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहाँ से आपके घरों में मैक्सिमम लगे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अंडरग्राउंड केबल, ओवरहेड मेंस और एमसीबी, इन सब चीज़ों में सारी चीज़ों का रेट लिखा होगा, जिससे आप इजीली इन्हीं के लमसम आपको मार्केट में सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो ये रहा हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। आई होप सबको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। थैंक यू। जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहें। थैंक यू सो मच।